दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की अंधेरी रातों में एक नाम फुसफुसाया जाता था, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा शख्स जो 15 साल तक की नाबालिग लड़कियों की सप्लाई राष्ट्रपतियों, अरबपतियों और शाही खानदानों तक पहुंचाता रहा। लेकिन इस बार बात सिर्फ अमेरिका तक नहीं जाती, बल्कि सीधे टकराती है भारत की राजधानी दिल्ली से। एप्स्टीन फाइल में नाम मोदी का, नाम अनिल अंबानी का और हरदीप सिंह पुरी जैसे भारत का सियासतदानों का। एक खुफिया सेक्स ट्रैफिकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का नाम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ले सकता है? अमेरिका और भारत के अरबपति और सियासतदानों को अगर मोदी से किसी भी चीज की मीटिंग फिक्स करवानी हो तो वो एप्स्टीन से रिक्वेस्ट करते हैं। ये एप्स्टीन की महज डींगे थी या फिर उनके हाथ एक ऐसे नेटवर्क लग चुके थे जिन तक एक आम आदमी सपने में भी नहीं पहुंच सकता। इवेंट्स बताते हैं एप्स्टीन बार बार कह रहा था, आई कैन सेट मीटिंग, आई कैन अरेंज मोदी। ये कहानी एक सेक्स स्कैंडल की नहीं, ये कहानी है पावर की, या फिर ये कहानी है नेटवर्क की उस काले सच की जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोग भी डरते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के मशहूर डाल्टन स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल डोनाल्ड बार ने उन्हें यह मौका दिया था। यहीं से अमीर और असुरदार लोगों के साथ एप्स्टीन की नजदीकियां बढ़ी। इन्हीं में से एक थे हॉल स्ट्रीट के नामी फर्म बेयरटन्स के बड़े अधिकारी एलन ग्रीनबर्ग। ग्रीनबर्ग को एप्स्टीन की चतुराई और आगे बढ़ने की लालच उन्हें बेहद पसंद आई। फिर 1976 में एप्स्टीन बेयरटन्स का हिस्सा बना। उसने अमीर ग्राहकों की टैक्स बचाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड तरीका सीख लिए और तेजी से तरक्की की। लेकिन 1981 में कुछ गलत लेन देन और जांच के बाद उन्हें यह फर्म तुरंत छोड़नी पड़ी। इसके बाद एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी इंटरनेशनल एसेट्स ग्रुप यानी IAG शुरू की। एप्स्टीन दौलत के दम पर फ्लोरिडा पाम बीच स्थित एक आलीशान कोठी में रहने लगा। रसूख और पैसों की बदौलत उसने ताकतवर लोगों के बीच अपनी जगह पक्की की। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रो जैसों के साथ उनकी मुलाकात होने लगी। इन ताकतवर लोगों से मिली एप्स्टीन को और भी ताकत, और यहीं से इनका असली चेहरा सामने आया। उन्होंने फ्लोरिडा के पाम बीच पर आलीशान कोठी को 1990 के अंत से लेकर 2000 की शुरुआत तक लड़कियों को फंसाने का एक अड्डा बना दिया। ये लड़कियां 13 से 16 साल की थीं, ज्यादातर गरीब परिवारों से जिनको पैसों की सख्त जरूरत होती। एप्स्टीन मसाज के बहाने उन्हें लालच देता और कोठी में उनके साथ गलत हरकतें करता और बाद में उन्हें $200-300 थमा दिए जाते हैं। ज्यादा पैसे देकर उन्हें उनकी सहेलियों को भी इस जाल में लाने को मजबूर किया जाता। जेफरी एप्स्टीन ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें मासूम और कम उम्र की लड़कियां फंसती चली गई। लेकिन हर अपराधी का दिन आता है। मार्च 2005 में एक फोन कॉल से फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन की काले कारनामों की भनक लग गई। एक औरत ने पुलिस को बताया कि उनकी 14 साल की सौतेली बेटी का एक अमीर आदमी जेफरी एप्स्टीन ने यौन शोषण किया है। जानकारी कम थी लेकिन अहम थी। ये वो शुरुआत थी जिससे धीरे धीरे जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और फिर इस केस को FBI के हाथों थमा दिया। एप्स्टीन के नाम पर परवर्जन ऑफ जस्टिस किताब लिखने वाली जूली के वॉन बताती हैं कि इस केस को रिक्री नाम का डिटेक्टिव लीड कर रहा था, जो कि एक ईमानदार ऑफिसर थे। लेकिन ये केस इनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल केस साबित हुआ। रिक्री और उनकी टीम ने लगभग 3 दर्जन लड़कियों से बात की और एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत क्रिमिनल केस तैयार किया। उनके पास लड़कियों के बयानों को पक्का करने के लिए काफी सारे सबूत थे। इनमें फोन रिकॉर्ड, मैसेज और पैसों की लेन देन की कागज, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के उड़ान भरने के मेनू पेज और दूसरे गवाहों के बयान थे। पुलिस ने अक्टूबर 2005 को एप्स्टीन के पाम बीच वाली कोठी की तलाशी ली। लेकिन जब 20 अक्टूबर 2005 को रिक्री और उसकी टीम एप्स्टीन की कोठी पर सर्च वारंट लेके पहुंची तो इसकी खबर एप्स्टीन को पहले ही लग चुकी थी। घर की 6 कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव गायब थी, जिनमें गंदे फोटो और घिनौने वीडियो की जिक्र लड़कियों ने अपनी बयानों में किया। उनमें से ज्यादातर वीडियोस और फोटोस गायब थी। जेफरी एप्स्टीन के बेहिसाब दौलत के साथ साथ उनके ऊंचे राजनीतिक कनेक्शंस भी थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बाद में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि एप्स्टीन को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों खेमों में बढ़िया पकड़ थी।
इसी का फायदा उठाते हुए जांच से बचने के लिए एप्स्टीन ने अपनी कानूनी टीम में ऐसे वकीलों को शामिल किया जिनके संबंध उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ काफी अच्छे थे। इन्हीं राजनीति और कानूनी तिकमों का नतीजा था कि फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग वाले इल्जाम हटा दिए गए और बदले में उसे फ्लोरिडा स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन को उकसाने के लिए और नाबालिगों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए खरीदने के हल्के आरोपों में उसे सजा दी गई। इन आरोपों में उसे सिर्फ 18 महीने की सजा दी गई। इसमें से भी ज्यादातर वक्त उन्होंने पाम बीच काउंटी जेल के वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत जेल के बाहर अपने शानदार ऑफिस में बिताया। फिर अगले कई सालों तक जेफरी एप्स्टीन का मामला कानूनी फाइल्स और मीडिया की सुर्खियों से गायब रहा। वो अपनी आलीशान और अश्लील जिंदगी को जीता रहा और अपना प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर अय्याशियां करता रहा। फिर जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से नए सेक्स ट्रैफिकिंग वाले केस में गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को यानी अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्ते बाद ही जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंट्रल जेल की कोठी में रहस्यमय हालत में मृत्यु पाया गया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी की है। जेफरी एप्स्टीन के मरने के बाद से ही एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने की मांग उठ रही थी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उन लोगों का नाम है जिन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड को विजिट किया था या फिर एप्स्टीन के साथ किसी भी चीज का संबंध रखा था। इसी एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने हाल ही में जारी किया है। साथ ही में ड्रॉप साइज न्यूज को भी एप्स्टीन के फाइल से जुड़े 1800 प्लस ईमेल मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट में मोदी, अंबानी और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है। ड्रॉप साइड न्यूज द्वारा एक्सेस की गई इन ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का नाम बार बार ले रहे हैं। साथ ही एप्स्टीन लगातार एक व्यक्ति को मैसेज कर रहा है जिसका नाम ओवरसाइट कमेटी ने ब्लैक कर दिया है, लेकिन जिस डेट और लोकेशन का जिक्र इस ईमेल में है ये लगभग पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्टीव बेनन के गतिविधियों से पूरी तरीके से मेल खाते हैं। जेफरी एप्स्टीन अपने इस ईमेल में स्टीव बेनन की मुलाकात नरेंद्र मोदी से करवाने की बात कर रहे हैं। अब ये मीटिंग हुआ या नहीं इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन सीधे तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ था। और सबसे खास बात 23 मई 2019 यानी नरेंद्र मोदी जब फिर से सत्ता में आए उसी दिन बेनन ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजा था कि वो मोदी पर इंडिया के लिए 1 घंटे का शो कर रहा है और कुछ अमेरिकी हिंदू लोगों को भी साथ ला रहा है। इसका मतलब था कि अमेरिकी राइटिंग सर्कल्स में मोदी की छवि के कारण अमेरिकी हिंदू को भी साथ लाने का काम चल रहा था। ये पूरा मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। मोदी के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद स्टीव बेनन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मोदी और उनकी राजनीति और अमेरिका भारत की रिश्तों की अहमियत पर बहुत लंबी बात की। ये साफ दिख रहा था कि उस टाइम स्टीव बेनन भारतीय राजनीति पर काफी एक्टिव थे। अब सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश का पीएम एक खुफिया अपराध के साथ कैसे संबंध रख सकता है। आखिर जेफरी एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का क्या काम आता होगा? आखिर एप्स्टीन नरेंद्र मोदी का नाम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे ले रहा था? मोदी के अलावा इस डॉक्यूमेंट में भारत के अरबपतियों का भी नाम है। ओवरसाइट कमेटी ने भारत अरबपति का नाम ब्लैक करके छुपा दिया है। 2017 में इस अननोन आदमी ने जेफरी एप्स्टीन को मैसेज किया कि व्हाइट हाउस में कल पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा की घोषणा की है, क्या तुम बता सकते हो कि वो कब आ रहे हैं? अब सोचिए, एक भारतीय अरबपति एक बदनाम फाइनेंसर से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका कब आ रहे हैं, जैसे कि एप्स्टीन किसी विदेशी नेता के डिप्लोमेटिक्स रूलिंग का अंदरूनी सोर्स हो। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मोदी की वाशिंगटन यात्रा इजराइल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उसने लिखा कि वो पेरिस से लौटने के बाद और भी जानकारी दे सकेगा। ये लाइन कई सवाल उठाती है। पहला, भारत अमेरिका इजराइल के कूटनीति मामलों की इतनी अंदरूनी जानकारी कैसे थी? और दूसरा, क्यों एक भारतीय कारोबारी नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राएं एप्स्टीन से पूछ रहा था, जबकि ये जानकारी सीधे भारत सरकार या विदेश मंत्रालय से मिल सकती थी?